हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर माह से रिलेटेड अभी तक के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। हमेशा की तरह दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आइए पीछे के करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुराने आभूषण के कारखाने की खोज की गई है। वहीं दोस्तों, आपको बता चलूं कि देश के असम राज्य में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की गई है, जबकि देश का पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल संयंत्र की स्थापना बिहार राज्य में की गई है। वहीं दोस्तों, आपको बता चलूं कि एल रूट सर्वर को स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान राज्य बन गया है, जबकि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर सुरंग की स्थापना जो है कि लद्दाख में संकुला दर्रे में किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता चलूं कि हाल ही में सुर्खियों में रहा लिविंग रूट ब्रिज, जिसे कि यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल किया है, वह मेघालय राज्य में स्थित है। वहीं दोस्तों, रंगों का त्योहार डोले यात्रा का आयोजन पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है। साथ ही दोस्तों, को बता चलूं कि जीआई टैग प्राप्त जो मिथिला मखाना है वह बिहार राज्य से संबंधित है। वहीं देश के गुजरात उच्च न्यायालय में देश का पहला न्याय घड़ी लगाने वाला वह देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। वहीं दोस्तों, देश का पहला कागज रहित हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट बन गया है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस इस्लामिक देश में हिजाब पहनने को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए? और आपके ऑप्शंस हैं कुवैत, ईरान, सऊदी अरब या फिर इराक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ईरान। इस संदर्भ में दोस्तों को बता चलूं कि आखिर हुआ क्या। तो दोस्तों, को बता चलूं कि जो ईरान एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, इस्लामिक देश है, वहां पर दोस्तों एक पुलिस है जो कि पूरे देश में खासकर महिलाओं को कि वह इस्लामिक रीति रिवाजों को, नियम कानून को मान रहे हैं कि नहीं, उसके लिए वहां पर एक खास पुलिस है। और इसी पुलिस ने दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही महसा अमीनी, यह नाम याद रखिएगा दोस्तों, महसा अमीनी नामक यह महिला थी, उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी के बाद दोस्तों जो है कि इसके 3-4 दिन बाद जब उनकी पूछ हुई तो पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। और इसके बाद जब दोस्तों देखा गया तो पुलिस ने ये कहा कि उनकी पूछताछ के दौरान मृत्यु हुई, लेकिन बाद में जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उन्हें काफ़ी टॉर्चर किया गया था और इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और महसा अमीनी की मृत्यु के बाद दोस्तों यह जो ईरान देश है, पूरे देश में जो है कि महिलाओं ने हिजाब न पहनने को लेकर प्रदर्शन किया और अंत में यह प्रदर्शन जो है हिंसक बन गया। और कई आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर 31 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। अब दोस्तों बात यहाँ पर ईरान की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि ईरान एक मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य एशियाई देश है, जैसा कि आप इस मैप में भी देख पा रहे हैं। और ईरान की राजधानी दोस्तों तेहरान है। ईरान, वहीं दोस्तों अगर हम ईरान की बात करें तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि ईरान के ऊपर की ओर यानी कि नॉर्थ उत्तर की तरफ कैस्पियन सागर, जबकि दक्षिण की ओर पर्सिया की खाड़ी है यानी कि गल्फ ऑफ पर्सिया। वही दोस्तों अगर हम पूर्व की ओर बात करें तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं, जबकि पश्चिम की ओर इराक और टर्की के साथ ही दोस्तों ऊपर की ओर यानी कि नॉर्थ की ओर आर्मेनिया और अजरबैजान, इन दोनों देशों के साथ भी इसकी सीमाएं लगती हैं। अब दोस्तों बात आपको बता चलूं कि ईरान जो है, ईरान का जो संसद है उसे मजलिस कहा जाता है। ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल कहलाती है। वर्तमान समय में वहाँ के जो सर्वोच्च नेता हैं वह अयातुल्ला खमैनी जी हैं, जबकि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी को एक बार फिर से बदलकर अस्ताना कर दिया है? और आपके ऑप्शंस हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर किर्गिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कजाकिस्तान। इस संदर्भ में दोस्तों जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बदल के, यानी कि इसकी राजधानी जो थी वह पहले भी अस्ताना ही थी, बाद में आज सितंबर 2022 में इसको दोबारा से अस्ताना किया जा रहा है। तो यही पर दोस्तों वर्ष 2019 में अस्ताना का नाम बदलकर कजाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान के नाम पर नूर सुल्तान कर दिया गया था। और एक बार फिर से दोस्तों अब सितंबर 2022 में उसका नाम को बदल को वापस अस्ताना कर दिया गया है। अब दोस्तों बात यहाँ पर कजाकिस्तान की हो रही है, तो जैसा कि दोस्तों आप मैप में देख पा रहे हैं, यह एक जो कजाकिस्तान है वह एक सेंट्रल एशियाई कंट्री है। और कजाकिस्तान जो है, कजाकिस्तान की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। और इससे पहले कजाकिस्तान जो है वह यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का
हिस्सा हुआ करता था। वर्ष 1991 में जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के विघटन के बाद कजाकिस्तान उसकी राजधानी बनी। और दोस्तों इसके बाद यहीं पर दोस्तों आपको बता चलूँ कि जैसा कि आप इस मैप में भी देख पा रहे हैं कि कजाकिस्तान की एक बड़ा लैंड बॉर्डर रसिया के साथ है और इसके साथ ही दोस्तों इसकी सीमा चीन के साथ भी है, जबकि अपने पड़ोसी देशों में दोस्तों तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ भी कजाकिस्तान की सीमा साझा होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तजिकिस्तान जो कि एक सेंट्रल एशियाई कंट्री है, तजिकिस्तान के साथ कजाकिस्तान की सीमा नहीं लगती है। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर मैप में और आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो अराल सागर दिख रहा है, अराल सी, यह उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। और यह प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। दोस्तों कजाकिस्तान की बात हो रही है, एक चीज़ और भी आप ध्यान रखिए, कजाकिस्तान जो है यह एक स्थल अवरुद्ध यानी कि चारों तरफ से यह लैंड से लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। और दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की राजधानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अस्ताना है और इससे पहले इसकी राजधानी नूर सुल्तान भी रही थी। वही दोस्तों वर्तमान समय में यहाँ की मुद्रा तेंगे कहलाती है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से 8 चीतों को लाकर कुनो राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्वास के लिए छोड़ा गया? और आपके ऑप्शंस हैं नाइजीरिया, इथोपिया, नामीबिया या फिर कीनिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नामीबिया। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि यह जो 8 चीते हैं और इन 8 चीतों में दोस्तों 3 नर हैं, इसे भी आप याद रखिएगा कि 3 नर जबकि 5 मादाएं हैं। और इन्हें दोस्तों 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा है। और दोस्तों यह जो चीता को लाया गया है, 8 चीतों को दोस्तों यह एक पहले फेज में लाया गया है और इस जो पूरे प्रोग्राम का नाम है वह है प्रोजेक्ट चीता। और इस प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों अभी और भी आगे बढ़ाया जाएगा और इनके पुनर्वास को बढ़ाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों कुल 500 चीतों को भारत में लाया जाना है। अब दोस्तों निश्चित रूप से आपके मन में एक बात आ रही होगी कि आखिर ये चीते को बाहर से क्यों लाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता चलूं कि चीते पहले भी भारत में थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है कि जो शिकारी हैं और इंटरनेशनल मार्केट में जो चीतों की खाल की मांग है, इन सब चीज़ों को देखते हुए शिकारियों ने इसकी बहुत तेज़ी से जो है कि इनका शिकार किया और इसके कारण ये एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। और अंतिम बार दोस्तों चीता जो है वर्ष 1948 में भारत में देखा गया था और इसके बाद दोस्तों वर्ष 1952 में 52 में भारत सरकार द्वारा चीता को जो है कि विलुप्त घोषित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि चीता जो है वह दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जो है कि जानवर है। अब दोस्तों बात यहाँ पर नामीबिया की हो रही है, तो आपको बता चलूँ कि नामीबिया को जो स्वतंत्रता है वह 21 मार्च वर्ष 1990 को मिला था। और जैसा कि दोस्तों आप मैप में देख पा रहे हैं कि नामीबिया के दक्षिण में साउथ अफ्रीका, यह एक साउथ अफ्रीका का देश है और दक्षिण अफ्रीका से इसे स्वतंत्रता मिली थी 1990 ईस्वी में और इसकी राजधानी विंड हॉक कहलाती है। वही दोस्तों जैसा कि आप इस नामीबिया का मैप भी देख पा रहे हैं और इस मैप में देख पा रहे हैं कि नामीबिया की सीमा उत्तर की ओर अंगोला से, पूर्व की ओर बोत्सवाना, जबकि दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका से लगती है। वहीं दोस्तों एक इसकी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन साउथ अटलांटिक ओशन यानी कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में भी है। छोटी सी एक सीमा दोस्तों इसकी जाम्बिया देश के साथ भी लगती है। अब दोस्तों बात यहाँ पर नामीबिया की तो हो ही गई। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि नामीबिया में बुशमैन नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति भी रहती है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल हुआ? और आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। और उन्होंने दोस्तों भारत की जनता की ओर से अंतिम श्रद्धांजलि दी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 सितंबर को उनका निधन हो गया था। अब दोस्तों बात यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की हो रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अगस्त माह में ही द्रौपदी मुर्मू जी देश की 15वें क्रम की राष्ट्रपति बनी है। और दोस्तों आपको बता दूं कि वह देश की पहली जो है कि जनजातीय समुदाय से संबंध रखने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। साथ ही दोस्तों वह स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं और इसके साथ साथ अभी तक की वह सबसे कम उम्र की भी राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में पीएम केयर्स फंड
के नए ट्रस्टी के रूप में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं रतन टाटा, केटी थॉमस, करिया मुंडा या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, उपरोक्त सभी। यानी कि दोस्तों यह तीनों ही लोगों को इस ट्रस्ट में शामिल किया गया है। अब दोस्तों बात यहाँ पर पीएम केयर्स फंड की हो रही है, तो आपको जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में वर्ष 2020 में पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई थी, और पीएम केयर्स फंड का जो फुल फॉर्म है वो है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। और दोस्तों आपको बता चलूं कि यह जो पीएम केयर्स फंड है, इसे बजट से कोई भी फंड प्राप्त नहीं होता है। यह हम ही आपके बीच से, हम लोग जो भी डोनेट करते हैं उन्हीं से यह फंड बना है। और दोस्तों इस फंड के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसके पदेन अध्यक्ष जो है कि देश का प्रधानमंत्री होता है। वहीं दोस्तों इसके ट्रस्टी, जो कि अभी ट्रस्टीज की हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि 3 नए लोगों को इसमें ट्रस्टी बनाया गया है। रतन टाटा जी को, जो कि एक उद्योगपति हैं जैसा कि आप जानते हैं, वहीं केटी थॉमस जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं उनको, और वहीं दोस्तों लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा जी को, इन तीनों ही लोगों को इसमें नए ट्रस्टी के रूप में शामिल किया गया है। जबकि पुराने ट्रस्टी दोस्तों, जब यह फंड बना था उसी वक्त दोस्तों देश की जो वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री होंगे वह इसके ट्रस्टी होंगे। वर्तमान समय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, वहीं दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, तो वह भी इनके ट्रस्टी हैं। और अब इसी ट्रस्ट के ट्रस्टीज को एक्सटेंड करते हुए इन तीनों लोगों को इस ट्रस्ट में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस कंपनी को देश के 12वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? और आपके ऑप्शन हैं HAL, BEL, REC या फिर PFC। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, REC, यानी कि रूरल इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों बात यहाँ पर महारत्न कंपनियों की हो रही है, और जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि 12वें महारत्न कंपनी, यानी कि इससे पहले 11 कंपनियां रही होंगी। तो दोस्तों इनकी लिस्ट अब आपके सामने है। यहाँ पर दोस्तों BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसके बाद GAIL यानी कि गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वही दोस्तों फोर्थ क्रम यानी कि चौथे क्रम पर है CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड। 5वें क्रम पे मैंने बनाया दोस्तों BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 6ठे क्रम पर है IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 7वें क्रम पे HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 8वें क्रम पे ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो चारों कंपनियां हैं दोस्तों, ये जो चारों कंपनियां हैं यह पेट्रोलियम से संबंध रखती हैं। जबकि दोस्तों आगे है NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बाद दोस्तों 11वें क्रम पर है PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यह दोस्तों देश की 11वें नंबर की महारत्न कंपनी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 12वें नंबर पर REC है यानी कि रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यह दोस्तों जो ये लास्ट की चारों कंपनियां हैं दोस्तों, यह इलेक्ट्रिसिटी से जो है कि संबंध रखती हैं। बाकी को तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये रहा दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है, सितंबर 2022 में काकाकू नामक नौसैनिक अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया? और आपके ऑप्शन हैं भारत, USA, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ऑस्ट्रेलिया। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि अभी कुछ समय पहले ही यह एक बहुराष्ट्रीय, यहाँ पे ये दोस्तों गलती से लिख गया है बहुउद्देशीय, इसको बहुराष्ट्रीय कहा जाएगा। बहुराष्ट्रीय एक युद्धाभ्यास था जिसे सितंबर माह में ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल पर किया गया है। वहीं पर दोस्तों अगर हाल फिलहाल के ही कुछ हम अन्य प्रमुख नौसेना अभ्यासों की बात करें तो रिम्पैक्ट 28 नामक युद्धाभ्यास दोस्तों अमेरिका की नौसेना के द्वारा हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर में जुलाई में आयोजित किया गया था, और इसमें भी भारत ने भाग लिया था। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लिस्ट मैंने बनाई है वह सब इंडिया से ही रिलेटेड है। तो रिम्पैक्ट जो कि अमेरिका की नौसेना के द्वारा किया गया था, इसमें भारत ने भाग लिया था, और यह भी एक बहुउद्देशीय थी। वहीं दोस्तों मिलन नामक युद्धाभ्यास जिसका आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा मार्च माह में किया गया था, और यह भी एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास था, और उसमें कुल 46 देशों की नेवी ने भाग लिया था। वहीं दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही अभ्यास 01
01/22 नामक युद्धाभ्यास भारत और यूएसए यानी कि अमेरिका की जो तटरक्षक बल हैं उनके बीच में किया गया है चेन्नई तट पे। वहीं दोस्तों अप्रैल माह में अरब सागर में भारत और फ्रांस के बीच में एक बहुत ही जाना माना युद्धाभ्यास है वरुण युद्धाभ्यास, उसके 20वें संस्करण का आयोजन किया गया। जबकि श्रीनेक्स नामक युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है और इसके 9वें संस्करण का आयोजन विशाखापत्तनम में मार्च माह में किया गया। दोस्तों यहाँ पर श्रीनेक्स का आप फुल फॉर्म जान ही गए होंगे, SL फॉर श्रीलंका, I फॉर इंडिया, N फॉर नवल और EX फॉर एक्सरसाइज। वहीं दोस्तों अंतिम चौथा है जिमएक्स यानी कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसके 6ठे संस्करण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया। अगला प्रश्न है सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया। और आपके ऑप्शंस हैं बिहार, हरियाणा, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 झारखंड। अब दोस्तों बात यहाँ पर झारखंड की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि झारखंड राज्य की स्थापना बिहार राज्य से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में 15 नवंबर वर्ष 2000 को किया गया था और इसकी राजधानी रांची जो है वह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसी हुई है। वही दोस्तों वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जबकि राज्यपाल रमेश बैस जी हैं। अगला प्रश्न है विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है और आपके ऑप्शंस हैं 12 सितंबर, 15 सितंबर, 24 सितंबर या फिर 25 सितंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 24 सितंबर। अब दोस्तों बात यहाँ पर सितंबर माह में मनाए जाने वाले दिवसों की हो रही है, तो यहीं पर दोस्तों अगर सितंबर माह में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख दिवसों की बात करें तो 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस तथा विश्व एल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं दोस्तों 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस तथा विश्व गेंडा दिवस भी मनाया जाता है। जबकि दोस्तों 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। वहीं दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया कि 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया, जबकि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। और अब दोस्तों 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जा रहा है, जबकि 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा नो बैग डे नामक योजना की शुरुआत की गई और आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, बिहार, तेलंगाना या फिर नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बिहार राज्य। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता दूं कि बिहार राज्य में जो है कि वहाँ की जो सरकार है उसने जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए जो उनके बैग है, जो उनका बस्ता है जिसमें कापी किताब रखते हैं, उसका बैग का बोझ काफ़ी ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए सप्ताह में एक दिन यह डिसाइड करने के लिए कि उस दिन कोई बैग डे नहीं होगा और बच्चों का थोड़ा खेल के प्रति भी रुचि लगे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य सरकार द्वारा नो बैग डे नामक योजना की शुरुआत की गई है। अब दोस्तों बात यहाँ पर बिहार की हो रही है, तो बिहार से रिलेटेड अगर हम कुछ करंट अफेयर्स की बात करें जो कि काफ़ी सुर्खियों में थे, तो दोस्तों आपको बता चलूँ कि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार राज्य के खगड़िया जिले में देश के सबसे बड़े सोने की खान की खोज की गई है। वहीं दोस्तों बिहार राज्य में ही देश के सबसे बड़े स्टील पुल का भी उद्घाटन अभी कुछ समय पहले किया गया है। वहीं दोस्तों बिहार राज्य के फल्गु नदी पर ही देश का सबसे बड़ा रबर का बांध इसका उद्घाटन अभी कुछ समय पहले ही किया गया है। वहीं दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो को बताया था कि बिहार राज्य सरकार में ही देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एथेनॉल संयंत्र को जो है कि उसको बनाया गया है। बिहार राज्य की स्थापना एक राज्य के रूप में 22 मार्च वर्ष 1912 को की गई थी, यानी कि स्वतंत्रता से पहले, यानी कि ब्रिटिश जब भारत था तभी इसे बंगाल प्रांत से अलग एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था और इसकी राजधानी पटना वह गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। वहीं दोस्तों वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जबकि राज्यपाल फागु चौहान जी हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों बिहार जो है वह क्षेत्रफल के मामले में देश का 12वां, जबकि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरा स्थान रखता है। वहीं दोस्तों अगर बिहार से रिलेटेड कुछ प्रमुख GI टैग्स की हम बात करेंगे तो बिहार मखाना, इसके बाद सिलवा खाजा, मगही पान, शाही लीची और मधुबनी पेंटिंग्स आदि प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों अब बारी है आपके लिए आज के प्रश्न की, और प्रश्न है अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में
देश के सबसे बड़े रबड़ बांध का उद्घाटन किया गया? और आपके ऑप्शन हैं तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार या फिर झारखंड। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर्च के लिए आप हमारे फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।